अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर 11 यानी कि बाब 11 और पाकिस्तान की मालियात या पाकिस्तान की दौलत के बारे में बात करने लगे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की टैक्सेस के हवाले से। पाकिस्तान में टैक्सों का निज़ाम कैसा है, पाकिस्तान की मालियात क्या हैं, पाकिस्तान में टैक्सेस कौन कौन से आयद हैं। और दूसरे जो पोर्शन होगा इस चैप्टर का उसमें हम बात करेंगे वफाकी मालियात और उनके अखराजात, इसी तरीके से सूबाई मालियात और उसके अखराजात। प्लस हम साथ साथ बात करेंगे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें इस्लाम क्या दर्ज देता है। तो चलिए पहले पोर्शन को टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त हम सभी जानते हैं 4 सूबे हैं और चारों सूबों में जो है वो चारों सूबों को अपनी अपनी आज़ादी खुद मुख्तारी हासिल है कि वो जिस तरीके से चाहें टैक्सेस लें, जिस तरह का टैक्स मतलब एक कानून के तहत जो टैक्सों का निज़ाम है वो चले। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं टैक्स की बुनियादी बातें, वफाकी आमदनी और अखराजात, सूबाई आमदनी और अखराजात, इस्लामी मालियात के ज़राए। ये सारी की सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिवाइड करेंगे और चैप्टर को हमने 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लिया है, ये मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में टैक्सेस के कौन कौन से इकसाम हैं। टैक्सेस सबको पता है कि टैक्सेस क्या हैं, कि गवर्नमेंट को वफाक को या हुकूमत को अपने आप को चलाने के लिए, यानी कि जो हमारी तमाम तर ज़रूरियात ज़िंदगी हैं जिसे गवर्नमेंट ने ख़ुद देखना होता है, उन पर जो अखराजात आते हैं उनको चलाने के लिए, वो अखराजात करने के लिए गवर्नमेंट को आवाम से ही पैसा चाहिए होता है। तो वो जो आवाम से पैसा गवर्नमेंट इकट्ठा करती है वो बेसिकली टैक्सेस की शेप में इकट्ठा करती है। डिफरेंट टाइप के टैक्सेस होते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में 2 तरह के जो मेन टैक्सेस के इकसाम हैं वो 2 हैं। एक बराह रास्त टैक्स यानी कि डायरेक्ट टैक्स और दूसरी बिलवास्ता टैक्स यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स। बराह रास्त टैक्स तो वो टैक्स है जो डायरेक्ट आपकी प्रॉपर्टी पर लगा दिया जाता है। आपसे आपकी प्रॉपर्टी के हिसाब से आपसे टैक्स लिया जा रहा है। डायरेक्ट कंज्यूमर पर्सन टू गवर्नमेंट जो टैक्सेस लिए जा रहे हैं वो डायरेक्ट टैक्सेस हैं। अगर गवर्नमेंट कुछ टैक्सेस इनडायरेक्ट वे में लेती है, इनडायरेक्ट वे में कैसे लेती है, जैसे सेल्स टैक्स हो गया, किसी भी सर्विसेज को दिया उस पर टैक्स हो गया, या कोई भी चीज़ लाइक आपने नोटिस किया होगा कि आप कभी भी कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो उस पर नीचे एक जनरल GST लिखा हुआ होता है, जनरल सेल्स टैक्स, यानी कि ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इसी तरीके से अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उन्होंने बिल के नीचे छोटा सा दिया हुआ होता है सेल्स टैक्स और GST और टैक्स, जो भी उन्होंने टैक्स का वर्ड यूज़ करके आपसे कुछ चार्जेस लिए हुए होते हैं, वो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस में आ जाते हैं। अच्छा, यही बात है कि मैं इस पिक्चर में भी शो हो रहा है, जो आपकी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी पर जो भी टैक्सेस लग रहे हैं वो सारे के सारे आपके कहलाते हैं डायरेक्ट टैक्सेस, और जो भी आपकी परचेज़ है, ख़रीदो फरोख्त है, उस पर जो टैक्सेस लगा रही है गवर्नमेंट वो सारे के सारे कहलाते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। अच्छा, अब इनडायरेक्ट टैक्सेस को आगे हम 4 डिफरेंट टैक्सेस के अंदर भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एक है मुतनासिब टैक्स, जिसे हम इंग्लिश में प्रोपोर्शनल टैक्स भी कहते हैं। दूसरा है हमारे पास मुतज़ायद टैक्स, जिसे हम मुतज़ायद टैक्स रिग्रेसिव टैक्स भी कहलाता है इंग्लिश में। तीसरा है तंजीली टैक्स, तंजीली टैक्स जो है वो रिग्रेसिव टैक्स कहलाता है। सॉरी, मुतज़ायद टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव है और जो तंजीली टैक्स है वो रेग्रेसिव है। ठीक है। इसी तरीके से एक ज़ायद टैक्स होता है हमारे पास, जिसे हम वैल्यू एडिड टैक्स भी कहते हैं। ठीक है। अब इनके बारे में ज़रा हम डिटेल में देख लेते हैं कि ये टैक्सेस कौन से टैक्सेस हैं। सबसे पहले मुतनासिब टैक्स, ऐसा टैक्स जहां टैक्स दहिंदगान से एक ही शरह से टैक्स वसूल किया जाता है, उसकी आमदनी भले जो भी हो उससे एक ही टैक्स लिया जाएगा। मतलब कि एक किसी भी सोसाइटी में देखा जाए कि एक सोसाइटी है और सोसाइटी के अंदर 10 घर हैं, तो उनकी आमदनी को हम फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो एक सोसाइटी में रह रहे हैं, तो हमने एक अपना माइंडसेट बना लिया है कि यहाँ पर इतनी इनकम वाले लोग तो कम से कम होंगे और इतनी इनकम वाले लोग इतना टैक्स दे सकते हैं, तो हम एक ही सेट पे टैक्स लगा देते हैं कि इस सोसाइटी में जो रहेगा उसको 4,000 रुपये पर मंथ या पर ईयर टैक्स देना पड़ेगा। वो मुतनासिब टैक्स है। इसमें हमने कहीं पर भी कोई शरह चेंज नहीं करनी, सब इक्वल है हमारे लिए और हमने सबसे सेम टैक्स लेना है। जबकि जो मुतज़ायद टैक्स है ये एक ऐसा टैक्स होता है जो कि अफराद की बढ़ती हुई शरह से वसूल किया जाता है, यानी कि जो मुख्तलिफ आमदनी वाले फ़र्द हैं उनसे हम डिफरेंट टैक्सेस लेते हैं, डिफरेंट शरह में टैक्स लेते हैं।
ایک شخص ہے جس کی آمدنی 1 لاکھ روپے ہے تو ہم اس سے 10% ٹیکس لے رہے ہیں. ایک شخص ہے اس کی آمدنی جو ہے وہ 50,000 روپے ہے یا اس سے زیادہ ہے تو ہم اس سے اس کی شرح کے مطابق 10 لاکھ آمدنی والے سے اس پہ 10% یا زیادہ ٹیکس لے لیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب آ جاتے ہیں تنزیلی ٹیکس. یہ ٹیکس ذرا ایزی ٹیکس ہوتا ہے. یہ ایسا ٹیکس ہے جس میں آمدنی بڑھے گی تو ٹیکس کم ہو جائے گا اور جب آمدنی کم ہوگی تو ٹیکس بڑھتا چلا جائے گا. اچھا اس طرح کے ٹیکس یہ تھوڑا سا نا کنفیوز کرتا ہے. تنزیلی ٹیکس کنفیوز کرتا ہے. ایسا ٹیکس جس میں آمدنی بڑھنے پر ٹیکس کی شرح کم ہو جائے گی, مطلب کہ آمدنی بڑھ رہی ہے اور ٹیکس کم ہو رہا ہے. ایسا کیوں؟ ایسا ہم زیادہ تر انڈسٹریز کے لیے کرتے ہیں. ہم انڈسٹریز میں جب ہم چاہتے ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ کام کریں, پروڈکشن کریں, زیادہ پروڈکشن ہو, زیادہ چیزیں ہوں, تو پھر ہم انہیں یہ لیوریج دیتے ہیں کہ اگر آپ چیزیں زیادہ بناؤ گے تو ہم آپ سے ٹیکسز کم لیں گے. اور اگر چیزیں کم ہوں گی اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ ٹیکس کو کم کرنے کے چکر میں اپنی چیزوں کی پیداوار بہت زیادہ کر دیتے ہیں اور اس سے انڈسٹریز جو ہیں وہ کافی تیزی سے گرو کرتی ہیں. اچھا اب زائد ٹیکس کیا ہے؟ اسے ہم زائد ٹیکس کو ہم ایز اے ویلیو ایڈڈ ٹیکس بھی کہتے ہیں. ویلیو ایڈڈ ٹیکس یہ ایک ایسا ٹیکس ہوتا ہے جو کسی بھی چیز کی پیداوار میں ہر مرحلے پر ادا کیا جاتا ہے. جوں اس کی قدر بڑھتی جائے گی ٹیکس کی جو پرائسز ہیں, ٹیکس کی جو شرح ہے وہ بھی بڑھتی چلی جائے گی. اچھا شرح کیسے بڑھے گی؟ بالکل سمپل. ابھی قربانی عید آ رہی ہے, عید ہوئی, چمڑا نکلا, جو اسکن تھی آبویسلی آپ نے قربانی کی, وہ اسکن آپ کے لیے یوز لیس تھی. وہ اسکن آپ نے کسی بھی ادارے کو ڈونیٹ کر دی, اسکن چلی گئی. اب جب آپ نے ادارے کو ڈونیٹ کی اس میں آپ کا کوئی بھی وہ ٹیکس نہیں لگا, لیکن جس ادارے نے لی اس ادارے نے اس کو صاف کرنے کے لیے کسی ٹینری میں, کسی مشینری میں بھجوایا. جب انہوں نے وہاں پر بھجوایا اور اس کی صفائی کلیننگ ہونا شروع ہوئی تو آبویسلی اس ٹینری والے نے کچھ ٹیکسز پے کیے ہوں گے. وہ ٹیکسز جو ٹینری والے ہیں وہ اپنے چارجز کے بعد کچھ ایکسٹرا چارجز بھی لیں گے جس میں انہوں نے اپنے یہ اس کے ٹیکسز پے کرنے ہیں. یہاں پر ٹیکس ایڈ ہو گیا. اب جب یہ آگے گیا کٹنگ کے لیے, لیدر کی سائڈز کٹ ہونے کے لیے, فنیشنگ کے لیے گیا, وہاں پر انہوں نے پھر اس پر ایک ٹیکس لگا دیا کہ اب یہ فنش گڈ بن گئی ہے, یہاں پر ٹیکس لگ گیا. اب جب یہ اسٹیچنگ یونٹ پہ جائے گا وہاں پر ٹیکس لگے گا. پھر یہ جب ایک کمپلیٹ ایک آپ کا ڈریس بن جائے گا یا آپ کی جیکٹ بن جائے گی یا کوئی بھی لیدر کا ایک پروڈکٹ بن جائے گا تو اس پر ایک نیا ٹیکس ایڈ ہوگا. اور جب یہ مارکیٹ میں سیل ہونے کے لیے جائے گا تو وہاں پر سیلز ٹیکسز پہ لگے گا. تو اس طرح سے ہر سچویشن میں ٹیکس لگتا جائے گا. اس فگر میں بھی آپ کو یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ جب بادل بارش بنی, کپڑا بنا, یہاں سے آیا, اس کپڑے کی شکل میں آیا, یہاں پر آ کے ملز میں بنا, ملز سے تیار ہو کر ایک سوٹ بن گیا, اور سوٹ جب یہ ڈالرز میں بکا تو پھر یہ اس کی ٹیکس ہر سچویشن میں ایک ویلیو ایڈ ہوتی گئی اور ٹیکسز بڑھتے گئے. یعنی کہ ایک چیز کی تیاری کے دوران ہمیں کتنی بار ٹیکس پے کرنا پڑا اور کتنا زیادہ ٹیکس دینا پڑا, یہ سارا کا سارا زائد ٹیکس یا ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے اندر آتا ہے. پارٹ 1 میں ہم اتنا ہی پڑھیں گے. آگے اگلے اس پارٹ میں ہم پڑھتے ہیں وفاقی آمدنی اور اس کے اخراجات. تھینک یو سو مچ.